नमस्कार, जी संगम देख रहे हैं आप। तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। तो 7 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीट, इसके अलावा 5 राज्यों की 130 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी हुए। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों हुए हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान इसी के साथ खत्म हो गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 89 लोकसभा सीटों का अपडेट आपको दे देते हैं। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह नजर आया है। यहां अन्य राज्यों के मुकाबले सुबह से ही लोग भारी संख्या में मतदान रहे, लेकिन एक अपडेट ये है कि सीताराम येचुरी ने ईसी से शिकायत की और कहा है कि वहां सिक्योरिटी अरेंजमेंट ठीक नहीं थे, तो वो चाहते हैं कि रीपोलिंग हो। वहीं इसी तरीके से आंध्रा, जो तेलंगाना का हिस्सा, 119 सीटें विधानसभा की और 17 लोकसभा सीटें, वहां पर भी वोटिंग हुई है। पंजाब में भी मतदान को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह नजर आया। यहां भी लोगों ने कतारबद्ध होकर शांतिपूर्ण तरीके से नोटा के विकल्प के बीच में अपने फेवरेट उम्मीदवार के आगे बटन दबाया और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर ली। तो ये अब तक का अपडेट था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 14 सीटें जिस पर सबकी नजर थी, खासतौर पर बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की 14 सीटों का आंकड़ा आपको बता दें। एग्रीगेट 54% यहां पर वोटिंग हुई है। धौरहरा में सबसे ज्यादा कह सकते हैं 62.80%, सीतापुर में 59.4%, मिश्रिक में 53.96%, उन्नाव में 50%, मोहनलालगंज 56%, लखनऊ में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि पिछली बार 2009 में यहां पर सिर्फ 35% मतदान हुआ था, लेकिन 5 बजे का आंकड़ा कह रहा है कि 50.50% वोटिंग हुई है। वीवीआईपी सीट रायबरेली की बात करें 48%, कानपुर में 50%, जालौन बुंदेलखंड का अगर हम रुख करें 52%, झांसी 63%, झांसी में सबसे ज्यादा, उसके बाद 62 दौरहरा में है। हमीरपुर में 49.10% है। बांदा में 47% है। फतेहपुर में 54% है। बाराबंकी में 58% है। वहीं लखनऊ में 2009 की हम जिस तरीके से बता रहे, वोटिंग का पूरा रिकॉर्ड तोड़ा है। 35% वोटिंग हुई थी और इस बार जो धूप बढ़ी हुई थी और इसके साथ साथ जो एलीट मतदाता है, जो शहरी मतदाता है, उनको आदर्श पोलिंग बूथ में किस तरीके से लाए, चुनाव आयोग इस पहल में कामयाब नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पंजाब की तस्वीरें हैं और पंजाब में भी अच्छा मतदान हुआ है। उम्मीद थी 60% मतदान हुआ है, लेकिन 6 बजे तक की स्थिति है कि अभी चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 60 से ऊपर स्थिति पार कर जाएगी। और ये 14 सीटों का वोटिंग परसेंटेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 54% एग्रीगेट है उत्तर प्रदेश का। अब पश्चिम बंगाल की 9 सीटों का रुख कर लेते हैं। यहां पर 5 बजे तक 79.6% वोटिंग हुई है। तेलंगाना में 68% वोटिंग हुई है। पंजाब में 64%, हालांकि ये आंकड़े 5 बजे के हैं, 64% वोटिंग हुई है। बिहार में उम्मीद के मुताबिक मतदान यहां पर हुआ है, पिछली बार से ज्यादा हुआ है, 50.5%। बड़ौदा में 70%, 5 बजे तक का आंकड़ा है, 70%। मधुसूदन मिस्त्री जो साबरकांठा के एमपी थे, इस बार वडोदरा से लड़ रहे थे, वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यहां पर 70% वोटिंग हुई है। और पश्चिम बंगाल में 79% है। उसके बाद वडोदरा, अगर इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 70% यहां पर वोटिंग हुई है। गुजरात की अगर 26 सीटों की बात करें, गुजरात में 7 जगहों पर विधानसभा उपचुनाव भी था, वहां पर 56% वोटिंग हुई है। पूरे गुजरात की 26 सीटों का क्लब और इसके साथ विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव है, उसका क्लब हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज जिसमें सबसे आगे पश्चिम बंगाल दिख रहा है 79%, उसके बाद 68% तेलंगाना की बात करें, और अगर लोकसभा क्षेत्र विशेष की बात करें तो बड़ौदा में 70% वोटिंग परसेंटेज है। उत्तर प्रदेश की बात करें जो पॉलिटिकल सेंटर है और दिल्ली की सरकार के लिए भी आने वाली के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वहां पर 54% वोटिंग हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, वहां पर 47 से ऊपर मतदान नहीं हुआ है। गुजरात में 56% वोटिंग हुई है। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि 1295 उम्मीदवार थे, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी और इस फेज की 89 सीटों को कह सकते हैं सबसे ज्यादा वीवीआईपी 89 सीट थी। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि तेलंगाना पहली बार विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, उसमें प्रवेश कर रहा है।
और अभी तक का जो वोटिंग पैटर्न सामने निकल कर आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आप तक पहुंचाते हैं। स्टूडियो में जी संगम का संपादक वासिंद्र मिश्र हैं। वासिंद्र जी, आपका स्वागत है। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव है। हसीमुल सिद्दीकी साहब है, जिनसे हम सुबह से लेकर अभी तक एनालिसिस, तमाम खबरें और चुनाव से जुड़ी खबरों पर ले ही रहे थे। बाराबंकी से जी मीडिया संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हैं। कानपुर से ब्रजेश श्रीवास्तव हैं, जो कानपुर के अलावा बुंदेलखंड का भी अपडेट देंगे। बठिंडा चलेंगे, जहां पंजाब से जब तक भुल्लर है हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाताओं से अपडेट ले लेते हैं। अवनीश, बाराबंकी में क्या परसेंटेज है? देखिए, अभी फाइनल कैलकुलेशन चल रही है, लेकिन करीब माना जा रहा है 64% के आसपास मतदान जो है वो यहाँ पर हो पाया है। 58% से ज्यादा मतदान जो है वो 5 बजे तक हुआ था, और उसके बाद चूंकि मौसम में काफी गर्म था, लिहाजा 1 से 3 बजे तक धीमा मतदान हुआ। फिर 3 बजे से मतदान ने दोबारा तेजी पकड़ी और मतदान का प्रतिशत जो है बढ़ा। पिछली बार यहाँ 50% मतदान हुआ था, तो इस लिहाज से अगर देखें तो काफी बढ़ोतरी हुई है यहाँ के मतदान में, और कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी, माफ कीजिएगा, बीएसपी, कांग्रेस और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। अवनीश, इसके अलावा लखनऊ और मोहनलालगंज की तस्वीर भी साफ कीजिए, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले तकरीबन 15 से 20% वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है वहां पर, और चुनाव आयोग अपनी पेट थपथपा रहा है। देखिए, बिल्कुल लखनऊ खास सीट थी और पिछली बार 35% जो मतदान हुआ था, इसको लेकर के काफी निराशा हुई थी चुनाव आयोग को। लेकिन इस बार काफी एफर्ट्स के बाद, काफी कोशिशों के बाद, इतने गर्म मौसम में भी लोग निकले हैं और 50% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक हो गया था। उम्मीद की जा रही है कि करीब 55-56% के आसपास मतदान जो है फाइनल टैली निकल के आएगी। इसके अलावा मोहनलालगंज में भी काफी प्रतिशत बढ़ा है। पिछली बार भी वहां पर भी बहुत ज्यादा मतदान नहीं हो पाता, केवल 46% के आसपास मतदान हुआ था। तो ये प्रतिशत जो है वो करीब 4 बजे पार कर लिया था, जो मतदान का आज का रुझान रहा। तो लखनऊ, मोहनलालगंज और बाराबंकी तीनों जगहों पर खासा जो है मतदान में बढ़ोतरी हुई है, और बाराबंकी में तो खासी भीड़ जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही थी। ठीक है, ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, सबसे पहले अगर कानपुर की बात करें, औद्योगिक नगरी में 50% वोटिंग हुई है। अभी जो फाइनल समअप है वो आपके पास क्या है? इसके अलावा बुंदेलखंड में जो हम पैटर्न देख रहे हैं, 47% से ऊपर जो है, इतने वीवीआईपी कैंडिडेट्स को झोंकने के बाद भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से वहां पर मतदान जो है निराशाजनक रहा, या फिर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़ भी जाए जब फाइनल समअप आए? देखिए, बिल्कुल निहारिका, मैं आपको बता दूं, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में जो 6 बजे तक के भी फाइनल तो नहीं आया, लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं लगभग 54% मतदान हुआ है। तो पिछले अगर लोकसभा चुनावों से कंपेयर करें, 2009 में यहाँ 37.89% वोटिंग हुई थी। उस लिहाज से इस मतदान को बेहद अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने सुबह से जो ट्रेंड देखा कि युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की। दरअसल 16 लाख वोटरों में 2 लाख से ज्यादा युवा वोटर थे जो पहली बार मतदान कर रहे थे। तो उन पहली बार के वोटरों में खासा जो है जो देखा गया, तो बहुत ज्यादा उनके अंदर जो जोश था, और उनको उम्मीद थी कि शायद हम वोट करेंगे तो कुछ तस्वीर बदले। क्योंकि हम लोगों ने तमाम युवाओं से बात की, उन्होंने कहा कि कानपुर का हमने दंश देखा है, हमने कानपुर की जो ये पूरा सीन है उसको देखा है कि आखिर किस तरीके से लोग, कानपुर महानगर का दर्जा तो हासिल हो गया, लेकिन जो यहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं वो अब तक यहाँ से नदारद हैं। यहाँ के सियासतदानों ने तक सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, बल्कि दिया बिल्कुल बंद पड़ी चिमनी से किस तरीके से धुआं निकाले वो कैंडिडेट जो है, उस जनता ने उसके पक्ष में वोट दिया होगा। निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के बारे में क्या जानकारी देंगे? यहाँ पर उम्मीद के मुताबिक मतदान नहीं हुआ है। देखिए, बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड, क्योंकि अगर 15-20 सालों के अगर इसको नजर डालें तो 15-20 सालों से बुंदेलखंड बेहद ही बदहाल रहा है, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहा है। यहाँ हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की, और तमाम जो भी सियासी दल रहे, उन सियासी दलों ने यहाँ पर सियासत करने में कोई भी कोर कसर नहीं उठाई। तो शायद ये एक नाराजगी है जो बुंदेलखंड में देखा गया। तमाम प्रयासों के बाद भी वोट परसेंटेज वहां पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। यूं तो भी फाइनल नहीं आया, लेकिन अगर देखा जाए तो 45 या 47% के अंदर ही अभी तक के मतदान सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा निराशाजनक जरूर कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके से वोटिंग हो रही, क्योंकि पिछले साल की कंपेयर करें तो वोटिंग में कुछ इजाफा जरूर हुआ है, तो कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो है एक निराशा है जो वोटरों में वो साफ तौर पर झलक रही है। क्योंकि बुंदेलखंड पैकेज के नाम को लेकर तमाम सियासत की गई। वहां से बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी, वहां से प्रधानमंत्री के प्रत्याशी वहां से आते हैं, वो कहते हैं बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देंगे। राहुल गांधी तमाम जगहों पर जाते हैं और बुंदेलखंड के पैकेज की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज तक वहां का सीन कुछ बदला नहीं, बल्कि जितना पैकेज मिला, जितनी योजनाएं आई, उनका एडवर्स इंपैक्ट ही पड़ा। तो कहीं न कहीं एक निराशा, एक हताशा है। शायद यही वजह है कि वोटर परसेंटेज
परसेंटेज उतना नहीं बढ़ पाया जितना एक्सपेक्टेड था जो है। बिल्कुल, ये वो क्षेत्र है जहां बीजेपी की बात करें, पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्ट्रांग कैंडिडेट्स को प्रोजेक्ट करा। खासतौर पर उमा भारती जो चरखारी से सिटिंग एमएलए भी हैं, उनको भी प्रोजेक्ट किया गया। दो साध्वी निरंजनी ज्योति भी मैदान पर, और झांसी का मुकाबला काफी दिलचस्प है। हम आपके पास आएंगे, सीधे रुक करते हैं। पंजाब का 64% वोटिंग परसेंटेज है 5 बजे तक। जब तक बुलर हमारे साथ मौजूद है, जब तक अगर यहाँ के पंजाब के पॉलिटिकल सिनारियो की बात करें, यहाँ पर एसएडी बीजेपी का गठबंधन, पीपीपी कांग्रेस सीपीआई का एक सीट भटिंडा पर गठबंधन, वहीं कांग्रेस ने यहाँ पर 2 अपनी विधानसभा सीटों पर दाव लगाया, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रदेश अध्यक्ष दोनों मैदान में है। 5 ऐसी वीवीआईपी सीटें जहां कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने भी क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखा है। उसके हिसाब से 64% क्या इसे सेटिस्फैक्ट्री माना जाए? नहीं, निहारिका, अभी जो 5 बजे के आंकड़े लिखने, पिछली बार की बात बताइए, अगर 2009 में जब इलेक्शन हुई तो पंजाब में जो टर्नआउट था वो 70+ था। तो ऐसे में लगता है कि इस बार जो आंकड़े वो क्रॉस कर जाएंगे। रही बात जो कांग्रेस ने इस बार बड़ा पत्ता खेला, और इस पत्ते से खेलने के साथ जो बीजेपी और अकाली दल जो गठबंधन वो पूरी तरह हिल चुकी थी। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को उन्होंने अमृतसर उतारा, अनंतपुर साहब से जो कि अंबिका सोनी को उतारा, और फिरोजपुर से जो सुनील कुमार जाखड़ ऑपोजिशन के लीडर उनको मैदान में उतारा। बठिंडा में जो पीपी का अलायंस था उसके साथ सीपीआई थी और कांग्रेस। तो ऐसे में बड़े दिग्गजदार ने कि जो काली बीजेपी का समीकरण वो पूरी तरह बिखर गए, और काली दल बीजेपी को अपनी समझ लगी कि पंजाब में ऐसा क्या होगा, वो पूरी तरह बिखर चुकी है। इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी को एक दिन में आके पंजाब में 5 रैली करनी पड़ी, और ऐसे में जो हर सीट पे जो मुकाबला वो आमनो सामने का मुकाबला, और काफी कई सीटों में ट्रायंगुलर मुकाबला। तो ऐसे में सिचुएशन काफी कह नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि दिल्ली के बाद माना जा रहा है कि पंजाब में सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो आम आदमी पार्टी का है। और उन्होंने काफी, चाहे अमृतसर की बात करें, फरीदकोट की बात करें, राजनीतिक पार्टियों, क्षेत्रीय दल मैदान में, वही दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी की भी बात की जा रही है। कुछ सीट पर देवर भाभी भी मैदान में। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें, यहाँ पर किसान परेशान है, और ड्रग्स का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यहाँ पर ड्रग्स का है। कांग्रेस ने जीती थी 8 सीटें 2009 में, लेकिन इस बार कांग्रेस कमाल कर पाती है। बहरहाल ये 16 मई तय करेगा। सीधे हम अपने पैनल का रुख करते हैं। आप तीनों संवाददाता हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले एक ओपनिंग कमेंट हमारे चैनल के एडिटर की ओर से। वासिन जी, ये जो फेज है लोकसभा चुनाव, कई जगह विधानसभा उपचुनाव भी, 130 सीटों पर विधानसभा चुनाव है, जिसमें अगर तेलंगाना क्षेत्र की बात करें, वो पहली बार लोकसभा विधानसभा में गया। पंजाब की हम बात कर ही रहे थे, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, अवध का हम जिक्र कर रहे थे, हम बिहार की बात कर रहे थे। कितना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज्यादातर वीवीआईपी हैं, 2 प्रदेश अध्यक्षों की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी यहां पर है, हालांकि अभी केस दर्ज हुआ है। इस फेज को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? निहारिका, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो इस बार ये देखना है कि आंध्र प्रदेश की जनता, जो राज्य का विभाजन हुआ है, उसके बाद वहां पहला चुनाव है, वहां की विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी। तो कांग्रेस ने जो ऐन वक्त पर एक ट्रम्प कार्ड खेला था और आंध्र प्रदेश का विभाजन जो अरसे से लंबित था, उसको करके यह कोशिश की है कि शायद इसका पॉलिटिकल माइलेज इस लोकसभा चुनाव में उसको मिले, और वहां जो 2 विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव होंगे उसमें भी उसको फायदा मिले। तब देखना है कि आंध्र प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की इस ट्रम्प कार्ड को कितना अपना समर्थन दिया है कि नहीं दिया है। इसके अलावा उन ज्यादातर क्षेत्रों में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं रहे, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की जो कथित लहर है उसका फायदा शायद बीजेपी के उम्मीदवारों को इन राज्यों के चुनाव में आज मिले हों। अब देखना है कि कितना जनता ने नरेंद्र मोदी की उस कथित लहर से प्रभावित होकर बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट दिया है, या बीजेपी के साथ जो राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके उम्मीदवारों को कितना समर्थन दिया है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से इस बार का चुनाव हुआ है और जिस तरह से लगभग सभी राज्यों में या संसदीय क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बढ़ा है, उससे हम कह सकते हैं कि जो चुनाव परिणाम आएंगे वो शायद बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं, और जिसकी उम्मीद ज्यादातर पॉलिटिकल पंडित अभी नहीं कर पा रहे हैं या उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं।
अच्छा, मुझे ये बात बताइए, आप कह रहे हैं तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं, 68% तेलंगाना में वोटिंग हुई। इसके अलावा कुछ वीवीआईपी जगह हैं, जैसे रायबरेली में 48% वोटिंग परसेंटेज है। एक बात जानकर हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जहां से खुद फारूक अब्दुल्ला साहब है, अब्दुल्ला परिवार की वो परंपरागत सीट है, वहां सिर्फ 20% मतदान हुआ है। कारण यह कि अलगाववादियों ने वहां पर फतवा जारी कर दिया था। तो ये जो 3 वीवीआईपी सीट है, वहीं एक और वीवीआईपी सीट बड़ौदा 70%। ये 4 वीवीआईपी सीट में अलग ट्रेंड क्यों देखने को मिल रहा है? खासतौर पर उम्मीद हमें रायबरेली से भी थी, श्रीनगर से भी थी। मुझे लगता है कि एक तो जो इलेक्शन कमीशन का जो भी जागरूकता अभियान था मतदाताओं के लिए, वैसे तो उन्होंने सभी संसदीय क्षेत्रों में चलाया, राज्यव्यापी चलाया, राष्ट्रव्यापी चलाया, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि जो कथित वीवीआईपी क्षेत्र हैं, जिनके चुनाव परिणाम के बारे में पहले से ही लोगों का अनुमान रहता है कि यहाँ कुछ भी हो लेकिन वही उम्मीदवार फिर जीतेगा जो कि इसके पहले जीतता रहा है, तो शायद वो एक कारण हो सकता है कि उन संसदीय क्षेत्रों में जो मतदान का प्रतिशत होता है वो कम होता है, या लोगों में वोट डालने को लेकर उतना उत्साह देखने को नहीं मिलता है जितना उत्साह कि उन संसदीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां की मुकाबला काफी रोमांचक होता है और आखिर क्षण तक इसका अंदाज लगाना मुश्किल होता है कि वहां से किसकी बढ़त है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। आज के कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस पर बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा, फिर सीधे वो हाजीपुर चले गए। लालू प्रसाद यादव के बयान पर उन्होंने एक राजनीतिक पलटवार करा और उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव इतने ही अच्छे हैं तो मैडम सोनिया गांधी बिहार में सियासी गठबंधन के बाद भी उनसे स्टेट शेयर क्यों नहीं करती। वहीं प्रियंका गांधी महिलाओं से बात करनी थी, विमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने बोला कि भाई हम विमेन एम्पावरमेंट पर बात करते हैं, नरेंद्र मोदी दिल मांगे मोर पर बात करते हैं। कुछ इसी तरीके से मायावती भी नजर आई। उन्होंने रामदेव ने जो दलितों पर बयान दिया उस पर कहा कि कांग्रेस ने इस पर क्यों कुछ नहीं बोला है, नियत पर सवाल उठा दिए। अब कुछ इसी तरीके का जो तीसरे चरण में मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद में बयान दिया था, उसी तरीके के बयान वो रिपीट कर रहे हैं। विवादित बयान है। उन्होंने फैजाबाद की रैली में मायावती पर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने ये पूछा है कि वो मायावती को कहें क्या, वो उन्हें श्रीमती कहें, कुंवारी कहें या फिर बहन कहें। ये 3 महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आ रही हैं आज के बयान से जुड़ी, जिसमें सबसे ज्यादा विवादास्पद बयान मुलायम सिंह यादव का है, जैसा कि उन्होंने मुरादाबाद में महिलाओं के खिलाफ दिया था और उसके बाद चुनाव आयोग का सियासी हंटर पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके का बयान सुन लेते हैं क्या बोला है। ये इनका बयान है श्रीमती जी का। अब श्रीमती कहे या हमारी बेटी कहें, क्या कहे, बहन कहें, इनका है तो ठीक है। अब ये बयान देते कुछ भी और करते हैं कुछ भी। समाजवादी पार्टी करते कहीं भेज रही, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसी के जद से छूटे मुलायम सिंह यादव ने इस तरीके का बयान दिया है। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने झांसी में वोटिंग के दौरान मारपीट और फायरिंग की घटना के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। सतीश चंद्र मिश्र ने दावा किया कि झांसी में बीएसपी के पक्ष में वोटिंग हो रही है, जिससे एसपी, बीजेपी, कांग्रेस को फायदा मिल जाएगा। कार्यकर्ता घबरा गए और इसी बीच फर्जी वोटिंग शुरू हो गई है। सतीश चंद्र मिश्र के मुताबिक फर्जी वोटिंग रोकने पहुंचे उनके दामाद पर करीब 150 लोगों ने हमला किया है। इसमें वो बाल बाल बच गए हैं। महादेव के चरणों में नवाता हूं। भाइयों, तरफा वोट पड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी को और चुनाव में जमानत जब्त हो रही है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तो चौथे नंबर पर पहुंच गई थी पहले ही, तो उनको इस बात का फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रही थे, तो उनको रोकने का काम हुआ तो उन्होंने हमला कर दिया। हमला करके 100-150 लोगों को लेकर के हमलावर हुए और इत्तेफाक है कि हमारे दामाद हैं, उनकी मां वहां चुनाव लड़ रही हैं, श्रीमती अनुराधा शर्मा जी, उनके ऊपर हमला किया, उनको मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ हो तो इस तरह के लोग उसको कर नहीं सकते। ये आपको बता दें, सतीश चंद्र मिश्र के रिश्तेदार झांसी से उमा भारती के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। हालांकि अब वहां पर वोटिंग हो चुकी है। सीधे हम रुख करते हैं लखनऊ का। अपने पैनल के पास विक्रम राव साहब हैं और हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का दोबारा स्वागत है। सबसे पहले हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी जी, ये बताइए चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिहाज से, क्योंकि ये वो चुनाव है जिसकी 89 सीटों में 2 प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, 2 लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, 2 साध्वी भी हैं, ग्लैमर का तड़का भी है। क्या आप कहेंगे? ये इलेक्शन हमारे
नजरिए से कितना इम्पोर्टेंट है ये मत पूछिए, ये पूछिए देश के नजरिए से कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देश के नजरिए से कितना इम्पोर्टेंट? जैसा कि इससे हमसे पहले वासीन मिश्रा कह रहे थे कथित लहर, तो वो कथित लहर जो है वो दिख नहीं रही कहीं। ये कम से कम एक बात तो ये सामने निकल के आई है, जो वोटिंग का पैटर्न है लखनऊ में, राव साहब बैठे हैं शायद बताएंगे कि आज हम सवेरे से जहां कहीं निकले और जिससे ही बात की भाई किसको वोट दे के आ रहे, बोले रीता बहुगुणा को। अरे क्यों रीता बहुगुणा को? राजनाथ सिंह भी लड़ रहे हैं। नहीं साहब, उनको तो नहीं दिया है। ये एक माहौल है। तो वो लहर जो बासिंद ने कहा कथित पे तो मोहर लग गई, कम से कम लखनऊ तो लगी है, बाहर में गया नहीं तो मैं कह नहीं सकता। और देखिए जितना वोटिंग पैटर्न है जहां जहां, चाहे गुजरात हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, तेलंगाना या आंध्रा, हर जगह वोट का परसेंटेज 15 से 18-20% तक बढ़ा है। ये 15 से 20% तक जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो 2 वे होता है। ऐसा नहीं कि खाली एंटी इनकम्बेंसी हो, इधर भी होता है उधर भी होता है। तो ये किस करवट बैठेगा? हम लोगों को तो ये उम्मीद करनी चाहिए देश के भलाई के लिहाज से आगे भविष्य में कि ये वोट गया है उन्हीं लोगों की तरफ से जो लोग कह रहे थे कि हम सेकुलर फोर्सेस को बढ़ाएंगे और सेकुलर फोर्सेस को आने देंगे और कम्युनल फोर्सेस को नहीं आने देंगे। मुझे तो लगता है उन्हीं तरफ गया है। हिसाम साहब अभी ब्रेक पर जाने के पहले निहारिका बात कर रही थी, तो उन्होंने आंकड़े दिए पूरे देश में परसेंटेज हर लोकसभा क्षेत्र में कि किस क्षेत्र में कितना पोलिंग हुआ है। लेकिन रायबरेली के बारे में जब उन्होंने बताया तो वहां परसेंटेज बहुत कम था, 48। इसका क्या कारण आपको लग रहा है कि अगर ये उत्साह है सेकुलरिज्म के पक्ष में वोट डालने का? इसका कारण जी हाँ, रायबरेली से सोनिया जी उम्मीदवार हैं। रायबरेली में एक रायबरेली को आप, हाँ जी ठीक बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, रायबरेली एक को नमूना बना के बात नहीं की जा सकती। इसलिए रायबरेली में तो हम ये जानते हैं कि जितने वोट सोनिया गांधी को तो पड़ गए, बाकी लोगों को नहीं पड़े, शायद ऐसा हुआ। इसलिए कि वहां इलेक्शन बहुत दिन से एक तरफा हो रहा है, कई इलेक्शन से देखा जा रहा है, लेकिन बाकी जगहों का देखना चाहिए। तो रायबरेली में तो हमेशा कई बार से हम लोग देख रहे हैं कि वहां रिजल्ट तकरीबन एक तरफा जैसा होता है। जो ताकतवर पार्टी समाजवादी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में शासन में है, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। बाकी जो 3 कैंडिडेट हैं, बाराबंकी रह के इलेक्शन लड़ रहा है, एक साहब वहां आए हैं कोई बीजेपी जो कैंडिडेट उनको लोग जानते नहीं है। तो वहां पर मामला एक तरफा है, कितने परसेंट पढ़ाए क्या पढ़ाई है, ये इसलिए है शायद कि जितने उनके वोट थे वो पड़ गए, बाकी लोगों के वोट नहीं आए, ऐसा लगता है मुझे। नहीं तो जो लखनऊ में 15% बढ़ा है वो किस लिए बढ़ा है? क्या यहाँ लोग सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म को सोचकर गए थे पोलिंग बूथ पर, के मुद्दों को लेकर गए थे? मैंने कहा आपसे कि आज आप मैंने आपको शुरू में कहा कि लखनऊ में आज निकल के जितने लोगों से भी वोट डालने वाले बात की गई, यह इत्तेफाक है, हम लोगों की नजर उन्हीं पड़ी हो ये नहीं कह सकते, लेकिन जिससे बात की गई है उसने कहा भाई वोट तो हम रीता बहुगुणा को दे के आए। क्यों दे के आए? राजनाथ को हराना। क्यों हराना किसी को पता नहीं है। तो इस पर राव साहब को क्या लग रहा है? राव साहब से भी जान लेते हैं, राव साहब भी निकले होंगे वोट डालने के लोगों से बात। राव साहब से जान लेते हैं कि राव साहब का क्या ऑब्जर्वेशन है। राव साहब भाई इस्लामुल इस्लाम सिद्दीकी संपादक है, कमरे में कुर्सी पर बैठ के लिखते हैं, इनका अलग अंदाज है, अंदाज़े बयां है। जहां तक मुझे लगता है लखनऊ में राजनाथ सिंह से एक चिढ़ लोगों को पैदा हो गई है, चिढ़ यही शब्द है, इसे लोग नाराजगी है। दूसरा, रीता बहुगुणा जोशी की जो पिछली बार परफॉर्मेंस थी कि 3 हफ्ते में नॉमिनेशन का अनाउंस हुआ पिछली बार, और लालजी टंडन के खिलाफ वो इतने वोट ले आई और अभी विधायक भी है। तो उनकी एक व्यक्ति न तो मोदी लहर, न सोनिया गांधी का दबाव, न राहुल गांधी का अपील, कोई काम नहीं किया। ये रीता बहुगुणा जोशी अपने तई अपने समर्थकों की वजह से एक मुर्दा पार्टी के होने के बावजूद वो काफी आगे बढ़ गई है और काफी आगे बढ़ रही। यही कारण है, उनकी व्यक्तिगत जीत होगी तो। लेकिन वासिद मैं चाहता हूँ आपने जो कहा तेलंगाना के बारे में, आंध्र के बारे में, थोड़ा गौर होना चाहिए, क्योंकि मैं तमाम चैनल देख रहा था, कहीं बहुत ज्यादा व्यापक ढंग से और गहन ढंग से विचार नहीं किया जा रहा। नहीं, हम लोग इस विषय पर आपकी राय जानना चाहते हैं कि आपका क्या आकलन है पूरे सदर्न स्टेट्स में, खासतौर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। मैं आपसे पूछने वाला था इस सवाल को। मैं आपकी इस एनालिसिस से सहमत हूं कि चौंकाने वाले परिणाम तो होंगे वासिंद्र, ये तो है।
अब उसका जरा आधार कारण हम लोग विश्लेषण करें। जैसे तेलंगाना, अब तेलंगाना के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था, तो स्वाभाविक है वहां इनके खिलाफ माहौल नहीं है, इनके विरुद्ध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो समझौता करके अपने पहले उनका स्टैंड था 2001 में कि हम तेलंगाना नहीं चाहते हैं, तेलंगाना के मुखालफत में थे। अब पलट गई वो पिछले 6-7 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन सुपड़ा साफ नहीं होगा, समर्थन मिलेगा, कुछ सीटें मिल जाएंगी 17 में से। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो तेलंगाना में अच्छा समर्थन मिलेगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से सीमांध्र में कांग्रेस पार्टी को शायद एक भी सीट न मिले, इनका खाता ही न खुले। बहुत नाराजगी है, बहुत आक्रोश है वहां। अच्छा, जो कुछ किरण रेड्डी की वजह था कि किरण रेड्डी शायद संभाले, वो भी पार्टी छोड़ के मुख्यमंत्री को छोड़ दिया। चिरंजीवी अकेले वहां सोनिया कांग्रेस के झंडा बरकरार हैं, और चिरंजीवी को इतना सपोर्ट भी फॉलोइंग भी नहीं हुआ वहां जगनमोहन रेड्डी का और चंद्रबाबू नायडू जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ तेलंगाना में, उन्हें सीमांध्र में काफी फायदा होगा। तो कुल मिला के त्रासदी ये है वासिंद्र कि जहां 44 में से 43 सीटें इंदिराम्मा को मिलती रही पिछले 25 साल से, उस इंदिराम्मा की पार्टी को अब की मुश्किल से 3 या 4 सीटें मिलेंगी, वो भी सीमांत में। ये तेलंगाना में ये दुर्गति हो गई है इस पुरानी पार्टी की, जो एक छत्र सिवाय संजीव रेड्डी के सारे सीटें जीती रही आंध्र प्रदेश में, अब उसकी जगत हो गई है। राव साहब, तो आपको लग रहा है कि इस बार वासिंद्र आप और निहारिका शायद आप जी, मैं हिसाम साहब अभी आता हूँ, राव साहब से मैं ये कह रहा था कि आप और हाँ बोलिए। नहीं, थोड़ी सी इसमें जोड़ रहा हूँ कि राव साहब का सुनने के बाद शायद आप और निहारिका दोनों संतुष्ट हुए होंगे। लखनऊ के बारे में जो बात मैंने कही, राव साहब ने थोड़ा उसको घुमा के कहा है, बात वही कही होगी। नहीं, और आक्रामक तरीके से कहा है उन्होंने। वह शब्द जो आप नहीं बोलना चाहते थे उसको भी राव साहब ने बोल दिया। मैं आ रहा हूं तेलंगाना और आंध्र के बारे में। राव साहब, आप अभी आपका हम विश्लेषण हमारे दर्शक सुन रहे थे, हम सब लोग सुन रहे थे, तो क्या हम मान लें कि जिस तरह से एनटी रामाराव ने इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ किया था आंध्र की राजनीति से, इस बार के चुनाव में कमोबेश वही स्थिति वहां दोहराई जाने वाली है कांग्रेस पार्टी के मामले में? तेलुगु देशम का सफाया हो जाएगा तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना इलाके में तेलुगु देशम का, चंद्रबाबू नायडू का सफाया हो जाएगा, इसमें कुछ शक नहीं है। अच्छा, तो खम्मम, वारंगल, हैदराबाद जो सीटें जीते थे तेलुगु देशम वाले, और खासकर एनटी रामाराव की परंपरा चली आती, वो खत्म हो जाएगी। राजशेखर रेड्डी मरहूम की वजह से काफी सीटें मिलती थी तेलंगाना के इलाके में, वो उनके बेटे को नहीं मिलेगी, उनके बेटे ने विरोध किया तेलंगाना का। सीमांध्र में जो छोटा सा केक है, उस केक को खाने वाले 3 हैं, कांग्रेस पार्टी रहेगी नहीं वहां, जगनमोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी है, और बाकी जो सीपीएल लेफ्ट फॉरवर्ड पार्टी है, इनको। तो सीमांध्र का जो आपने कहा चौंकाने वाला, सीमांध्र इलाके का बड़ा दिलचस्प होगा, विश्लेषण करना होगा कि आखिर वहां किसको क्यों सीटें मिली हैं। लेकिन वहां फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। और एक चीज और याद रखिए, याद कर लें हम लोग, पहली मीटिंग रैली जो किया था लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में पिछले साल अक्टूबर में, नरेंद्र मोदी ने 5 रुपया टिकट लगा के, उसका काफी असर पड़ा है तेलंगाना इलाके में बीजेपी के लिए, लेकिन उतना ही नुकसान हो गया है सीमांध्र में। वासिंद्र, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को पंजाब के बारे में बता दें। निहारिका, पंजाब में हमारे संवाददाता हैं, आप उनसे अपडेट ले लीजिए। हमारे संवाददाता जतर भुल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी तक का क्या फाइनल अपडेट है आपके पास? निहारिका, बताना चाहूँ कि अभी भी जो जितने भी वोटर थे वो 6 बजे का टाइम था जो उस पोलिंग बूथ में आ चुके कि काउंटिंग हो जाएगी, और लगता है कि जो पिछली बार का आंकड़ा 2009 का, इस बार पंजाब उस आंकड़े को पार कर लेगा। और पिछली बार लास्ट टाइम था 17, और बठिंडा की बात करूं तो 75+ था, तो इस बार वो आंकड़ा 75+ को क्रॉस कर जाएगा। और बठिंडा एक इंपॉर्टेंट सीट है जहां एक ही परिवार के 2 मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तरफ तो बादल साहब की नूंह रही, दूसरी तरफ उनके नेफ्यू जो मनप्रीत सिंह बादल, वो कांग्रेस, पीपी और सीपीआई के कैंडिडेट। तो ये बठिंडा काफी इंपॉर्टेंट सीट है। और पंजाब में अगर 13 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पे जहां अकाली दल और बीजेपी का इज्जत और वकार दोनों दांव पे लगे हुए। एक तरफ
बठिंडा जहां बादल परिवार लड़ा, दूसरी तरफ जहां बीजेपी के अरुण जेटली वो जिसका मुकाबला कांग्रेस के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कुल मिला के ये 2 सीटें काफी पंजाब की हिस्ट्री में काफी अहम मानी जा रही है और कुल मिला के 13 सीटें हैं, वो 13 सीटों पर काफी जो मुकाबला टक्कर है एक दूसरे की अकाली और कांग्रेस की, और जहां बीजेपी के पास 3 सीटें वहां भी जो मुकाबला दिलचस्प है, रोचक और नतीजे तो 16 मई को ही पता लगे। लेकिन पंजाब की जनता इस बार खुल के वोट डालने आई है और खास करके लेडीज की बात करें तो लेडीज ने सुबह ही सबसे पहले 7 बजे से अपने घरों में निकलने कतारों में लगी। तो इसी लगता है कि इसी मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूँ, वो लास्ट टाइम हम आपसे एक चीज बहुत सरल शब्दों में समझना चाह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट भी जानना चाह रहे हैं पंजाब के बारे में कि चुनाव के घोषणा के पहले जो माहौल था पंजाब में, कहा जा रहा था कि पंजाब की जो आवाम है वह अकाली शासन को लेकर बेहद नाराज है और खास तौर से बादल परिवार जिस तरह से वहां अपना एक छत्र साम्राज्य के रूप में पूरी शासन का इस्तेमाल किया है, तो उसका नुकसान होने वाला है लोकसभा चुनाव में। और शायद उस नुकसान को बचाने के लिए ही नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा लगाई है तो पंजाब में लगाई है। तो क्या नरेंद्र मोदी के इस तूफानी दौरे के बावजूद, क्या नरेंद्र मोदी के इस कथित लहर के बावजूद भी वहां पर कड़ी चुनौती मिल रही है कांग्रेस पार्टी से अकाली और भाजपा गठबंधन को? देखिए, पंजाब एक ऐसा सूबा होगा जहां नरेंद्र मोदी की लहर इतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। खास करके मालवा बेल्ट की बात करें तो वहां खुद जो बादल साहब का हलका है वो बठिंडा, उनका जद्दी जिला, पुश्तैनी जिला, लेकिन वहां जो बीजेपी का काडर इतना मजबूत नहीं। और पंजाब में बीजेपी की बात करें तो अकाली दल काफी हावी है और कुल मिला के जो प्रकाश सिंह बादल उस लेवल का बीजेपी के पास कोई इतना बड़ा लीडर नहीं। चाहे मोदी जी ने आके 5 रैली की है, लेकिन उतनी लहर जितनी पूरे देश में दिखी है मोदी साहब की लहर, उतनी पंजाब में नहीं दिखीगा। और जहां जिससे पहले बताया कि काफी लोग नाराज थे अकाली बीजेपी सरकार के खिलाफ, लेकिन उससे जो ज्यादा जो बैलेंस बना पंजाब की इलेक्शन में, जब कांग्रेस की तरफ से बड़े जो दिग्गज नेता इलेक्शन में खुद कूद पड़े, तो ऐसे में जो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष या लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, प्रणीत कौर हो या फिर बठिंडा सीट पर कांग्रेस सीपीआई पीपी का संयुक्त गठबंधन हो। हम एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे। ब्रिजेश से एक संक्षेप में रिएक्शन ले लेते हैं। ब्रिजेश, क्या अपडेट है आपके पास कानपुर से? जी देखिए, कानपुर में अब तक 54% मतदान हो चुका है। जो आखिरी आंकड़ा है 54.16 बताया गया है। तो जिस तरह से मतदान यहाँ पर काफी हुआ है, और एक जो सबसे बड़ी खास बात है कि जिस तरीके से एक पोलराइजेशन की बात की जा रही थी, तो वो पोलराइजेशन यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दिया। और जो 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनसे मोहभंग होकर के कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर जो लड़ाई है वो सिमट गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी, यहाँ एक एक वोट के लिए जद्दोजहद है और जो मुकाबला है वो बेहद ही नजदीकी और बेहद ही कड़ा है। तब 16 मई को इस बात का फैसला हो पाएगा कि आखिर वोट किस करवट बैठता है और किसको विजयश्री मिलती है, लेकिन मुकाबला बेहद ही कड़ा है यहाँ पर। वासिम जी, एक संक्षेप में कानपुर का रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। 54% वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है जिसको लेकर वोटर शायद जाएंगे वो ये है कि चिमनियों से धुआं नहीं निकल रहा है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी जो बनारस से इंपोर्टेड है, श्री प्रकाश जायसवाल, जो इस बार प्रचार का उनका ट्रेंड था वो ये था कि हमारे संवाददाता ब्रिजेश हमें कल बता रहे थे कि ना राहुल न सोनिया किसी की भी फोटो वो पोस्टर में नहीं लगा रहे थे, सिर्फ अपने दम पर, अपने जनप्रिय होने के दम पर आगे आ रहे थे। 3 बार के सिटिंग एमपी हैं, लेकिन जो कोलगेट है और जो केंद्रीय योजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार घोटाला, वो नहीं चाहते थे कि उनके आगे बढ़ जाए। जोड़तोड़ की राजनीति के माहिर है। पिछले चुनाव में बीएसपी के कैंडिडेट ने इन्हें इनडायरेक्ट समर्थन करा। एक अजय कपूर की लॉबी है जो इनके एंटी जाती है, वहीं सतीश माना है जिन्होंने कल रात में ये ऐलान हुआ है बीजेपी की तरफ से कि सतीश माना अब मुरली मनोहर जोशी को, संगठन को ऊपर कर देंगे, मुरली मनोहर जोशी को सपोर्ट कर देंगे। कानपुर की लड़ाई कितनी दिलचस्प है, एमएम जोशी के लिए भी, जायसवाल के लिए बने रहने के लिए भी। निहारिका, कानपुर और लखनऊ 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां के जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे उन लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट न करके अपने को प्रोजेक्ट किया, भारतीय जनता पार्टी को प्रोजेक्ट किया। अब इसके कारण क्या रहे हों ये तो वही लोग समझ सकते हैं, उनकी क्या रणनीति थी। लेकिन इन 2 संसदीय क्षेत्रों में यह स्थिति साफ तौर पर देखने को मिली। और इसके जवाब में कानपुर में कांग्रेस की तरफ से भी जो श्री प्रकाश जायसवाल हैं, जो कोयला मंत्री हैं, पूरे देश में कोयला मंत्रालय में भ्रष्टाचार की चर्चा है,
और अलग अलग जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक लंबित है। तो श्री प्रकाश जायसवाल ने भी मुरली मनोहर जोशी की तरह पूरे कानपुर में कैंपेन के दौरान अपनी उपलब्धियों का ज्यादा बखान किया, अपनी सरकार और अपनी पार्टी की उपलब्धियों को पीछे रखा। अभी देखना है कि ये दो संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें मोदी की कथित लहर काम की कि नहीं की, या अटल जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अंडर करंट चल रहा है, और कई जनसभाओं में अंतरधारा की बात किया करते थे। झांसी, हमीरपुर, बांदा और जालौन, ये 4 लोकसभा सीटें जहां पर चुनाव हुआ है। सीधे रुख करते हैं हम अपने संवाददाता शरद श्रीवास्तव का, झांसी से हमारे साथ जुड़ गए। शरद, के आंकड़े आपके पास है? दिन भर का जो स्थिति थी वो क्या थी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल निहारिका, देखिए आज झांसी में जैसे ही सुबह में 7 बजे मतदान शुरू हुआ, सुबह से ही मतदान के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लग गई थी और हमने ये देखा कि सारे दिन लोगों की कतारें लगी रही। खास बात ये रही कि दोपहर होने के बावजूद भी झांसी के जो लोग थे वो मतदान से करने के लिए घर से बाहर लगातार निकलते रहे और अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो बेहद अच्छी हैं और ये कहा जा सकता है कि आज झांसी ने दिल खोलकर मतदान किया है। पिछली बार का जो मतदान प्रतिशत था वो केवल 45 से 50% के आसपास ही था। इस बार का जो मतदान हुआ है वो 65% से ज्यादा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि झांसी के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन्होंने आज दिल खोलकर मतदान किया है, अपने मुद्दों पर मतदान किया है और एक बदलाव के लिए मतदान किया है। जी, इन तमाम बातों के बीच में अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, गुजरात पर अगर फोकस करें, वासिल जी, गुजरात की 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ, 7 सीटों पर यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ, लेकिन बाईपोल से बीजेपी गदगदी, जो 6 कांग्रेस की सीट थी वो बीजेपी के कब्जे में गई थी। ये गुजरात चाहे गुरु हो, चाहे शिष्य हो, या लीडर ऑफ ऑपोजिशन उतरे हो, या फिर कई बार के सिटिंग एमपी, खासतौर पर अगर सूरत की बात कर लें, हम मैदान में उतरे, गुजरात दिल्ली में कुछ डिफरेंस पैदा कर पाएगा गुजरात का परिणाम, अगर आ भी जाता है कुछ फेवर में या कुछ भी अगेंस्ट में? निहारिका, जितनी मेरी जानकारी है और अनुभव है पत्रकारिता का और अपने देश के संसदीय इतिहास का, तो 1-2 मौकों को छोड़ के जो हम कह सकते हैं कि भारत के संसदीय इतिहास में वो एक्सीडेंटल उसको हम कह सकते हैं। अभी तक जितनी भी सरकारें देश में बनी हैं, मोरारजी देसाई की बात कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका रही है और बगैर उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन के, बगैर उत्तर प्रदेश में बढ़त हासिल किए, कोई भी राजनीतिक दल देश की सत्ता पर परचम नहीं लहरा पाया है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, हरियाणा हो या और भी कोई राज्य हो देश के, जब तक उत्तर प्रदेश से उस राजनीतिक दल को बढ़त हासिल नहीं होगी जिसका मंसूबा है दिल्ली में सत्ता में हासिल करने का, तब तक वह कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए गुजरात में भले ही भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी मिल जाए या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश के बावजूद कांग्रेस को भी कुछ संसदीय क्षेत्रों में कामयाबी मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश है। और अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल नहीं होगी तो दिल्ली की गद्दी उसके लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। ये नजरें गुजरात पर नहीं है, जिसके मॉडल की चर्चा यूपी में भी की गई। मुझे लगता है कि देश के सभी राजनीतिक दलों की दौड़ में शामिल जो लोग हैं उन सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर है और जब तक उत्तर प्रदेश पर दबदबा कायम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में की सर्वाधिक सीटों पर कब्जा नहीं हो पाएगा, तब तक देश की सत्ता के करीब पहुंचना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। कह सकते हैं उत्तर प्रदेश हार्ट है, पॉलिटिकल सेंटर ऐसे स्टेट ऑफ स्टेट्स भी कह सकते हैं। धन्यवाद वसीम जी अपनी राय रखने के लिए। विक्रम राव साहब आपका भी धन्यवाद। हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े शरद, ब्रजेश और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंकड़े और अपडेट अपने क्षेत्र का हमें बताने के लिए। खबरें जारी हैं जी संगम पर।